हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और हम अपने रोज़मर्रा के काम भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है, तो फ़ोन चार्जिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर भी हमने इन्वर्टर का जुगाड़ करके फ़ोन चार्ज किया है। आई होप दोस्तों आप मस्त होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। ऐसे मौसम में हम चाहते हैं कि आप बाहर ना जाएँ क्योंकि बारिश में कहीं भी दलदल कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अपनों के साथ रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए और हमें कमेंट करके बताना कि किन-किन की बारिश हो रही है। तो दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 98। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अभी तक हमने देखा था धूल के उठने से अस्तव और उसके आदमियों की नज़र धुंधलाने लगी थी। वो सभी अपनी आंखें रगड़ने लगे थे क्योंकि ये धूल उनकी आंखों में भी चल गई थी। पर वही माही बिना किसी बेचैनी के वहीं खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और वह अस्तव बड़े ही घमंड से अस्तव को देख रही थी, जैसे उसे जता रही हो कि मैंने कहा था ना कि वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। माही के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे पर माही की मुस्कान एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नहीं गई थी। वो बड़े ही एरोगेट तरीके से अस्तव से बोली, देख लिया अस्तव, चौहान वो आ गया है तेरी मौत बनकर। उन सभी गाड़ियों में से एक एक करके सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए। उन सभी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं थे बल्कि वर्ल्ड के सबसे खतरनाक वेल ट्रेनर फाइटर थे। एक एक कर चारों चोपर भी अब लैंड होने लगे थे। इतना हम कल देख चुके थे। अब आगे चारों चोपर के लैंड होते ही चारों का गेट एक साथ ओपन हुआ। सबसे पहले रणवीर बाहर आया, उसके साथ ही रुद्र और वेदांत भी बाहर आ गए और रणवीर के अगल बगल में खड़े हो गए। तीनों ने ही इस वक्त ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। तीनों ही इस वक्त काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। कह सकते हैं तीनों ही हैंडसम कम और डेविल ज़्यादा लग रहे थे जो अस्तव की मौत बनकर उसके सामने खड़े हुए थे। वहीं रणवीर ने एक ब्लैक मास्क से अपने फेस को कवर किया हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ माही पर जमी हुई थी। माही भी उसे ही देख रही थी। माही ने जैसे ही उसे उसके पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, अस्तव ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, और गौर से देखो ये तुम्हारा पति नहीं है, ये सूर्य दीवान है। तुम तो ऐसे उसके पास भाग रही हो जैसे तुम्हारा रणवीर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। माही अब अस्तव के हाथ पर मारती हुई बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो, वही रणवीर है। अब अस्तव के उस हाथ को घूर रहा था जिसे उसे माही के हाथ को पकड़ा हुआ था। अस्तव काफी बेदर्दी से उसके हाथ को मरोड़ रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई थी। अस्तव को शायद पता नहीं था कि वो ऐसा करके रणवीर के अंदर के शैतान को जगा रहा है। अस्तव ने चिल्लाते हुए कहा, सूर्य दीवान तुम यहाँ? फिर वेदांत और रुद्र की तरफ देखते हुए, और ये रणवीर के भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? रणवीर ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, पहले उसका हाथ छोड़ो अस्तव। अस्तव ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें रणवीर की बीवी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी दिल इस पर आ गया हो? फिर माही की तरफ अजीब सी नज़रों से घूरते हुए, वैसे ये चीज़ ही ऐसी है, किसी अच्छे अच्छे का मन बहक जाए। इससे पहले कि अस्तव अपनी बात आगे पूरी कर पाता, झटके से उसका हाथ माही के हाथ पर से छूट गया था क्योंकि अस्तव के हाथ पर एक बुलेट आकर लगी थी, जिससे उसके माही को हाथ को छोड़ना पड़ा था। अस्तव ने दर्द भरी चीख के साथ उस हाथ को थाम लिया था। अस्तव के उस हाथ से खून पानी की तरह जमीन पर बह रहा था। वही बुलेट की आवाज़ सुनकर माही ने डर से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था। उसने जब आंख खोलकर अस्तव की तरफ देखा और उसके हाथ से बहते खून को देखा तो उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरती हुई नजरों से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर ने एक हाथ में गन थी, जिसे माही समझ गई कि रणवीर ने ही अस्तव के हाथ पर गोली चलाई है। रणवीर ने उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरे पास आओ माही। रणवीर की आवाज़ सुनकर माही भागते हुए रणवीर के पास आई और उसके सीने से लग गई। रणवीर ने भी माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को चूमते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? तो माही ने रणवीर के सीने से लगते हुए यही कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। कहते हुए माही ने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की गहरी नजरें भी माही की तरफ ही देख रही थी। वहीं रुद्र और वेदांत नफरत भरी नजरों से अस्तव को घूर रहे थे। अस्तव ने खूंखार नजरों से माही की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माही के सूर्य दीवान के गले क्यों लगी हुई है। अस्तव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सूर्य दीवान, अच्छा हुआ जो तुम खुद यहाँ आ गए। तुमने जो इन कुछ दिनों में मेरे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म करके लूंगा। रणवीर ने उसका मखौल उड़ाते हुए कहा, तुझे लगता है कि तू इस हालात में है कि तू मुझे छू भी पाए? याद कर फिर से 9 घंटे, याद कर फिर से 9 घंटे। उन 9 घंटों में तुझे मैंने एक पल भी चैन से रहने दिया हूँ? याद है किस तरह से तुझे तबाह करके रख दिया मैंने? क्या तूने एक बार भी सोचा कि ये 9 घंटे तुझ पर इतने भारी क्यों थे? रणवीर की बात सुनकर अस्तव वाकई में सोच में पड़ गया कि अचानक से सूर्य दीवान उसे एक के बाद एक झटके क्यों दिए जा रहा था। अब वेदांत ने अस्तव से कहा, तू तो यही भी सोच रहा होगा ना कि भला हम दोनों सूर्य दीवान के साथ क्या कर रहे हैं? अस्तव, तू कहीं का पहुंचा हुआ गुंडा होगा, लेकिन तुझ में इतना भी दिमाग नहीं है कि तू अभी सच को समझ सके। तू इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। रुद्र ने भी अस्तव का मजाक उड़ाते हुए वेदांत से कहा, वेदांत ऐसे मत कहो, दरअसल इस बेचारे को ये सब सोचने का वक्त ही कहाँ मिला होगा, क्योंकि हमने तो इसकी वो पार्ट लगाई है कि बेचारा घनचक्कर ही बन गया। उन तीनों की ये बातें सुनकर अस्तव चिल्लाते हुए बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम तीनों को। मुझे ये तो समझ नहीं आया कि तुम दोनों रणवीर के भाई होकर इस सूर्य दीवान के साथ क्यों हो, और ये माही जो बड़ा रणवीर के नाम पर दम भर रही थी, ये सूर्य दीवान के सीने से क्यों लगी हुई है?
लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि तुम सब को मैं जिंदा तो यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम सब इस वक्त अस्तव के इलाके में हो। अस्तव की बात सुनकर रणवीर ठाका मारकर हंस पड़ा और वेदांत और रुद्र दोनों डेविल स्माइल के साथ अस्तव को देखने लगे। अस्तव हैरानी से उन तीनों को देख रहा था। वहीं माही जो रणवीर के सीने से लगी हुई अस्तव को देख रही थी, उसके होठों पर भी मिस्टीरियस स्माइल थी। अस्तव को समझ नहीं आ रहा था कि सूर्य दीवान ऐसे हंस क्यों रहा है। तभी रणवीर ने अपनी हंसी रोकी और कहा, तूने खुद एक गेम खेला, बिना दुनिया की नजरों में आए तू मुझे बर्बाद करना चाहता था। यहाँ तक कि तूने अपनी पहचान भी छुपाई कि तू विक्रम चौहान का भाई है, लेकिन फिर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तू सोचेगा कि मुझे कैसे पता विक्रम चौहान के बारे में। रणवीर, नहीं नहीं, कनेक्शन अस्तव चौहान में मैं तो इस बारे में 3 महीने पहले ही जान चुका था। अब तेरे छोटे से दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि भला सूर्य दीवान का विक्रम चौहान से क्या लेना देना तो है। कोई लेना देना तो है, क्योंकि मैंने ही तो उस विक्रम चौहान को, मतलब तेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मारा था। रणवीर की बात सुनकर अस्तव आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देखने लगा। फिर वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरे भाई को कैसे जानते हो? रणवीर कुछ देर चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन से उसे देखता रहा। फिर वह अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। कहने के साथ ही उसने अपने चेहरे के मांस हटाते हुए कहा, लो खुद ही पहचान लो कि मैं कौन हूँ। रणवीर को अपने सामने जिंदा देखकर अस्तव के तो सदमे में आकर 2 कदम पीछे चला गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि रणवीर उसके सामने सही सलामत जिंदा खड़ा है। इतने वक्त से वो उसके सामने शौर्य दीवान बनकर आ रहा था, फिर भी वह उसे पहचान नहीं पाया। वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को भला कैसे नहीं पहचान पाया? उसने हैरानी से पूछा, पर तुम तो। वह अपनी बात आगे पूरी कर पाता रणवीर ने कहा, हाँ मैं तो मर चुका था ना, पर सिर्फ दुनिया की नज़रों में। लेकिन मेरे मरने के साथ ही शौर्य दीवान इस दुनिया के सामने आया, और तुम भी तो बहुत ही डेस्परेट थे ना मुझसे मिलने के लिए। अस्तव ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, तो ये सब तुमने एक गेम खेला है मेरे साथ? तो रणवीर ने शैतानी स्माइल के साथ कहा, मैंने तो वही गेम खेला तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। बस फर्क इतना था कि तुम्हारे गेम में तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मेरे गेम में मैंने तुम्हारी नींव तक हिला कर रख दी। अस्तव चौहान, ये रणवीर का वार है। आज तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। अब तुम्हें समझ आया होगा ना कि वह 9 घंटे तुम पर इतने भारी क्यों पड़े, क्योंकि मेरी कीमती चीज तुम्हारे पास थी। तुमने हिम्मत की मेरी माही को छूने की, पर मैंने भी तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की खबरों में इतना बिजी रखा कि तुम चाहकर भी माही के करीब नहीं जा सके। अस्तव को अब समझ आ रहा था कि क्यों बीती रात उसे के साथ वो सब हो रहा था। अब तो कहीं ना कहीं उसे रणवीर का पावर का एहसास भी हो चुका था कि जो इंसान उससे दूर बैठे बैठे ही अपनी बीवी को सेव कर सकता है, तो वह कुछ भी कर सकता है। वहीं रणवीर की बात सुनकर माही ने एक बार फिर रणवीर की तरफ देखा। अब वह समझ गई थी कि रणवीर ने आने में इतनी देरी क्यों कर दी थी। दरअसल रणवीर तो दूर बैठे हुए ही उसे प्रोटेक्ट ठीक कर रहा था। अब उसे समझ आया कि अस्तव क्यों अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। वहीं रणवीर ने भी अपना चेहरा झुकाकर अपने सीने से लगी हुई माही की तरफ देखा। उसकी आंखें साफ जता रही थी कि मेरे रहते कोई तुम्हें नहीं छुपाएगा माही। मैं तुम्हारे पास रहूं या तुमसे दूर, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। माही ने भी अपने पल के झपकाकर ये जता दिया कि वह उसकी बातों को समझ गई है। अस्तव ने अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। उसी आदमी इशारा समझ गए और उन्होंने एकदम से वहां फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर अस्तव वहां से भागकर एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। दरअसल अस्तव रणवीर की आर्मी को देखकर समझ गया था कि उसके आदमी ज्यादा देर तक रणवीर की इस फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह मौका का फायदा देखकर वहां से भागना चाहता था। रुद्र वेदांत ने अस्तव को वहां से भागते हुए देख लिया था। वेदांत ने रणवीर से कहा, रणवीर तुम माही को लेकर चौपर में बैठो, इसे हम निपट लेंगे। तो रणवीर ने वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, नहीं वेदांत, इस अस्तव को तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। मेरी माही को छूने की हिम्मत भी कैसे की इसने, इसकी सजा तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। कहकर रणवीर ने माही के हाथ पकड़ा और उसे चौपर की तरफ ले गया। अब वहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन रणवीर के बॉडीगार्ड ने उसे अच्छे से कवर किया हुआ था। वह एक भी बुलेट उस तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। वहीं रुद्र और वेदांत भी अलर्ट हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। रणवीर ने माही को चौपर में बैठाते हुए कहा, ये तुम्हें सेफ जगह ले जाएगा, मैं बस कुछ देर में ही तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। वहाँ इतनी फायरिंग होती देखकर और वहाँ का माहौल देखकर माही डरी हुई थी। उसे रणवीर के लिए भी बहुत डर लग रहा था। वो रणवीर का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। उसने रुआसी आवाज में कहा, रणवीर तुम भी मेरे साथ चलो ना, यहाँ देखो ना कितनी गोलियां चल रही हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो? रणवीर माही का डर समझ रहा था, और यह भी कि ऐसा माहौल माही ने कभी देखा ही नहीं था। उसके लिए यह सब वाकई में डरावना था। रणवीर ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, बस कुछ देर की बात है। यहाँ का मामला निपटा कर आता हूँ, फिर तुम अपने रणवीर को जानती नहीं हो क्या? वो जो कहता है वो जरूर करता है, मेरा वेट करना। माही ने रुंधी आवाज में कहा, तुम पक्का आओगे ना? पहले की तरह तुम फिर चले तो नहीं जाओगे ना? तो रणवीर ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा, नहीं मेरी जान, रणवीर को माही के पास तो लौटना ही है।
कहकर रणवीर ने माही के फोरहेड को चूम लिया और फिर चौपर से बाहर आ गया। इसी के साथ चौपर ने भी उड़ान भर ली। माही ने तब तक रणवीर से अपनी नजरें नहीं हटाई जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। रणवीर ने अपने दोनों हाथों में गन पकड़ी हुई थी। वो फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसका टारगेट अस्तव चौहान ही था। इतनी फायरिंग के बीच भी रणवीर के चेहरे पर लेस मात्र भी डर नहीं था। उसकी आंखों में जैसे एक गुस्से की आग नजर आ रही थी, जो इस वक्त अस्तव को जलाकर भस्म कर देना चाहती थी, क्योंकि अस्तव ने रणवीर के प्यार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वहीं अस्तव भी गाड़ी के पीछे छुपे हुए बार बार रणवीर पर फायरिंग कर रहा था, पर रणवीर काफी कुशलता से के साथ उसके हर अटैक से बच रहा था। रणवीर के आदमी ने मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही अस्तव के सभी आदमियों का सफाया कर दिया था। अस्तव के आदमी की लाश जमीन पर यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। हालांकि रणवीर की आर्मी ने 1-2 लोग भी घायल हो गए थे। वहीं अस्तव मौका देखकर जंगल की तरफ भाग गया था। रणवीर उसके पीछे ही गया था। वेदांत और रुद्र से कहा कि तुम यहाँ सब संभालो, मैं रणवीर के पीछे जा रहा हूँ, वो इस वक्त अकेला है। वेदांत की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं कुछ आदमियों को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, अस्तव को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगी। तो वेदांत ने भी हामी से हिलाया और वह भी जंगल की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने कुछ आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए वेदांत और रणवीर के पीछे भेज दिया। वहीं अस्तव इस जंगल को अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता था कि जंगल में कौन सी जगह छुपने के लिए ज़्यादा बेहतर है। वह इस वक्त फार्म हाउस नहीं जा सकता था, क्योंकि फार्म हाउस की तरफ तो रणवीर उसे आसानी से ढूंढ सकता था। अस्तव भागते हुए इस वक्त जंगल के सबसे घने इलाके में पहुंच चुका था, जहां दिन के वक्त में घना अंधेरा छाया हुआ था और जंगली जानवरों की आवाज भी वहां गूंज रही थी। अस्तव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है तो वह बड़े से पेड़ के सामने जाकर रुक गया। वहीं रणवीर अस्तव के पीछे भागते हुए उसी जगह तक पहुंच गया था, लेकिन उसे अस्तव कहीं नजर नहीं आया। रणवीर को इतना तो पता था कि अस्तव इस तरह आया है और वो ये भी जानता था कि अस्तव उस पर छुपकर वार करने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए वो अपने हाथ में गन पकड़े हुए एक एक कदम को काफी सीधे तरीके से रख रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में था। हर एक आहट पर उसका पूरा फोकस था। रणवीर अब उस बड़े से पेड़ के नीचे ही खड़ा था जहां से अस्तव गायब हुआ था। रणवीर अपनी चील जैसी नजरों से अपनी चारों तरफ देख रहा था। वह किसी भी कीमत पर अस्तव को यहां से भागने तो नहीं दे सकता था। इसका भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। रणवीर को जब काफ़ी देर तक वहां अस्तव से कोई निशान नजर नहीं आए, उसकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हुआ, तो उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दी। लेकिन अभी वो 2 कदम ही चला था कि उसके कदम वहीं रुक गए। वो वापस उसी जगह पर आया और एक जगह उसकी नज़र ठहर गई। उसके फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। रणवीर को ढूंढते हुए वेदांत और उसके आदमी भी वहां पहुंच चुके थे। वेदांत ने रणवीर से पूछा, क्या अभी तक तुम्हें अस्तव नहीं मिला? तो रणवीर ने वेदांत की तरफ देखा और कहा, मिल गया है वो। कहकर रणवीर ने अपनी आंखों से एक तरफ देखने का इशारा किया तो वेदांत की नजरें भी उस तरफ चली गई और उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो जैसे ही उस तरफ बढ़ने लगे, रणवीर ने उसे रुकने का इशारा किया। रणवीर के रोकते ही वेदांत के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और वो सवालिया नजरों से रणवीर को देखने लगा। रणवीर ने अपनी एक खाली गन को उस तरफ निशाना लगाते हुए फेंका। इसी के साथ एक धारदार हथियार वहां से हवा की तेजी से गुजरा। दरअसल वो हथियार इतना खतरनाक था कि अगर वेदांत एक कदम और आगे बढ़ा था तो वो उसी के शरीर से आर पार हो जाता। उस हथियार को देखकर वेदांत एकदम शॉक्ड रह गया। दरअसल अस्तव जानबूझकर ऐसी जगह जाकर छुपा था जहां पर उसे जगह जगह अपने खुफिया हथियार छुपाए हुए थे। अगर कोई उसे ढूंढते हुए उस तरफ आ भी जाता है तो शायद ही वो जिंदा बच पाता। दरअसल रणवीर ने जिस तरह अपनी गन फेंकी थी उस साइड एक पतली सी तार लगाई हुई थी। गन फेंकने से वो तार झटके से टूट गई और उसी के साथ वो धारदार हथियार हवा की तेजी से वहां से गुजरा। कुछ देर बाद उसी मैदानी इलाके में अस्तव घुटनों के बल सर झुकाए रणवीर के सामने बैठा हुआ था। वहीं रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही उसके सामने गाड़ी के बोनट से टिक कर उसे घूर रहे थे। अस्तव इस वक्त एक हारा हुआ बेबस इंसान नजर आ रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसे अपने हार मान ली है। रणवीर अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को अपनी अंगुलियों में घुमाते हुए बोला, हाँ तो अस्तव चौहान उर्फ अस्तव राणा, अब बताओ कैसे मौत मंजूर करोगे? क्योंकि वैसे भी जिंदा रहने के लिए तुम्हारे पास कुछ वक्त ही बचा हुआ है। ना तुम्हारे पास तुम्हारी पावर रही है और ना ही बिजनेस रहा और ना ही वो काले धंधे जो कब के तबाह हो चुके हैं। कहते हुए रणवीर अपने हाथ में पकड़े हुए उस गन को देख रहा था जिसे वो अपनी अंगुलियों में घुमा रहा था। वहीं वेदांत गाड़ी के बोनट से उतरा, अस्तव के सामने आया और एक घुटने मोड़कर उसके सामने बैठ गया और अपना एक हाथ घुटने पर रखते हुए बोला, वैसे जगह तुमने अच्छी ढूंढी थी खुद को छुपाने के लिए, लेकिन छिपाने के चक्कर में तुम इस बात पर ध्यान देना भूल गए कि तुम अपने पीछे एक सुराग छोड़े जा रहे हो। दरअसल अस्तव जिस पेड़ के पास आया वो पेड़ का तना अंदर से खोखला था। अस्तव उसी पेड़ के अंदर छिपा हुआ था। उस पेड़ के अंदर इतनी जगह तो थी कि एक आदमी आसानी से उसके अंदर छुप सकता था, लेकिन पेड़ के बाहर तने पर उसके हाथ से बने हुए खून के कुछ बूंदें लगी हुई थी, जिसे रणवीर को समझते देरी नहीं लगी। अस्तव इसी पेड़ के अंदर छुपा हुआ है और इसी वजह से अस्तव उसी की पकड़ में आ गया। वेदांत वापस खड़ा हो गया और उसके बालों को खींचता हुआ उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मौत से चाहे जितना बचने की कोशिश कर लो अस्तव, पर मौत तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अस्तव ने वेदांत की तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं मारोगे
इसका तो मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का पता तुम्हें कौन बताएगा। अस्तव की बात सुनकर वेदांत ने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने आंखों से उसे कुछ इशारा किया, जिससे वेदांत ने उसी बालों को छोड़ दिया और अपने आदमियों से कहा, ले चलो इसे अपने साथ, मैं हमारे अड्डे पर। अब ये तो क्या उसके पुरखे भी हमें बताएंगे कि वह डी-मैन इंडिया में कहाँ छुपा हुआ है। आर के विला माही आर के विला में बेचैनी से रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, लेकिन जब से वो वहाँ से आई थी एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठी थी। उसे रणवीर की चिंता हो रही थी, क्योंकि माही ने वहाँ का जो माहौल देखा था वो उसकी जहन से जा ही नहीं रहा था। माही बार बार बालकनी की तरफ आकर मेन गेट की तरफ देख रही थी कि शायद रणवीर वापस आ गए हो, लेकिन जैसे ही उसकी कोई नज़र नहीं आता तो वो फिर से निराश होकर वापस अंदर चली जाती। आखिरकार माही थक कर वहीं बेड की सिरहाने टिक कर फर्श पर बैठ गई। पिछले कुछ घंटों से जो उसके साथ हुआ था उसकी थकान उसे काफ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। रणवीर आर के विला लौट आया था। वहीं उसने एक सर्वेंट से माही के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने उसे बता दिया कि मैम आपके रूम में है। आर के विला में काम करने वाले हर सर्वेंट रणवीर की काफ़ी भरोसेमंद आदमी थे। पिछले कुछ दिनों से रणवीर कई बार आर के विला आया था, पर यहाँ के सर्वेंट ने ये बात कहीं भी लीक नहीं होने दी थी। रणवीर ने अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसने जब रूम का डोर खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र माही पर गई, जो पर्स पर ही बेड से सिर टिकाकर सोई हुई थी। नींद में होने की वजह से उसका फेस एकदम झुका हुआ था। उसके चेहरे पर उसकी थकान साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से माही को अपनी गोदी में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। रणवीर उसके बगल में ही बैठ गया और उसका एक हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी दूसरे हाथ से उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा और धीरे से बोला, मेरी वजह से तुम्हें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है माही। कहीं ना कहीं इस बात के लिए मुझे गिल्ट भी महसूस होता है। जानता हूँ पिछले कुछ घंटों से तुमने काफ़ी गुस्सा होगा, कितना डर लगा होगा तुम्हें, कितनी घबराहट होगी तुम उस अस्तव की कैद में, लेकिन बेचैन तो मैं भी यहाँ था जब से पता चला कि तुम उस अस्तव चौहान की कैद में हो। मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं रह पाया। तभी रणवीर की नज़र माही के उस हाथ पर गई जिस पर उसने पट्टी बांधी हुई थी। रणवीर ने जैसे ही उस हाथ को अपने हाथ में लिया, दर्द की वजह से माही की नींद में ही कसमकसाने लगी। माही को दर्द में देखकर रणवीर की भौहें तन गई। उसने अस्तव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इससे भी कहीं ज़्यादा घाव वो उस अस्तव के शरीर पर देगा। उसने धीरे से अपने होठ माही के उस हाथ पर रख दिए। माही को नींद में ही किसी के अपने पास होने का एहसास हुआ तो उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो अस्तव की ही कैद में है, इसीलिए उसकी आंखों में एक डर नजर आ रहा था। लेकिन जब उसने रणवीर को अपने सामने देखा तो वो जल्दी से उठकर रणवीर के गले लग गई और रोते हुए बोली, रणवीर तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है मुझे कितना डर लग रहा था। रणवीर ने उसे शांत करवाते हुए कहा, रिलैक्स जान, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। और ये रणवीर की जबान है, जब एक बार कह दिया तो पूरी करके रहता है। माही रणवीर से दूर हुई और रुंधे गले से बोली, तुम्हें पता है रणवीर मुझे कितना डर लग रहा था उस अस्तव की कैद में। वो बहुत खतरनाक आदमी है, पर मैंने भी खुद को सेफ रखने की पूरी कोशिश की। तुमने जो जो मुझे सिखाया मैंने वो सब किया। मैं एक बार भी उससे नहीं डरी थी, पर अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। मैंने भी सोच लिया था रणवीर अगर उस अस्तव ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं खुद को खत्म। इससे पहले कि माही अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, खबरदार जो ऐसी बात की तो तुम तो कहती ही हो कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बनोगी। तुम खुद को कभी खत्म करने के बारे में मत सोचना, बल्कि उसे खत्म करने के बारे में सोचना जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, समझी। तो माही ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैंने भी अस्तव को नहीं छोड़ना था। तुम्हें पता है मैंने भी उसे सबक सिखाया था। तो रणवीर ने हैरानी से पूछा, तुमने। फिर स्माइल करते हुए, क्या बात है माही, वैसे क्या क्या किया तुमने। तो माही एक एक करके उसे सारी बातें बता रही थी। उसे ये भी बताया कि उसका हाथ किस वजह से कटा था, पर उसका घाव अस्तव की वजह से ही बढ़ा था, जिसकी वजह से अभी तक उसके हाथ से खून बहना बंद नहीं हुआ था। जहाँ रणवीर को कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी कि माही ने हिम्मत नहीं हारी थी, उसे डटकर अस्तव का सामना किया था, वहीं उसे अस्तव पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो साफ देख पा रहा था कि उसकी वो माही जो हमेशा घबराई हुई सहमी हुई रहती थी, अब वो काफ़ी स्ट्रोंग हो गई थी और वो खुद को प्रोटेक्ट करना भी जानती थी। उसने माही के घाव वाले हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे उसके हाथ से पट्टी हटाते हुए कहा, तो मेरा तुम्हें ट्रेनिंग देना बेकार नहीं गया माही। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उस अस्तव के आगे कमजोर नहीं पड़ी। कहने के साथ ही रणवीर ने माही के हाथों से पट्टी हटा दी और वो गौर से माही के हाथ के घाव को देख रहा था। कट वाकई में काफ़ी गहरा था और रणवीर के छूने से माही को बहुत दर्द हो रहा था। वो बार बार अपना हाथ रणवीर के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रणवीर छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, कहते हुए माही की आंखों में आंसू आने लगे। तो रणवीर ने उसके हाथ को थोड़ा टाइट पकड़ते हुए कहा, चुप करके बैठे रहो, देखो कितना गहरा घाव है, अभी मुझे इसका फर्स्ट एड करना होगा। यहाँ से हिलना मत, कहकर रणवीर पेड़ से उठ गया और फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आया और वापस उसके सामने बैठ गया। रणवीर ने एक बार फिर माही का हाथ पकड़ा और एक लिक्विड से उसके हाथ को साफ करने लगा। उस लिक्विड की वजह से माही को काफ़ी जलन हो रही थी, इसीलिए वो बार बार अपना हाथ रणवीर की पकड़ से छुड़ा रही थी। तुम छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी, मुझे दर्द हो रहा है। तो रणवीर ने उसे एक बार फिर डांटा, चुपचाप बैठी रहो, मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। माही
मुंह बनाते हुए रणवीर को घूरने लगी। वहीं रणवीर माही के हाथ पर पट्टी करते हुए बोला, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मैंने उस अस्तव को का मुकाबला किया, ऐसे किया और वैसे किया, और अब दवा लगाने में भी तुम्हें डर लग रहा है। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, उस वक्त तुम नहीं थे ना मेरे पास मेरे नखरे उठाने के लिए, इसीलिए मुझे अकेला ही ये सब करना था। अब तुम सामने हो तो अपने नखरे तो दिखाऊंगी ना। कहते हुए माही स्माइल करने लगी तो रणवीर ने भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर अपना सरनामा हिलाया और कहा, तुम भी ना माही। माही ने कुछ सोचते हुए पूछा, रणवीर एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा कि मैं कहाँ हूँ? वो तो बहुत बड़ा जंगल था। रणवीर ने माही का दूसरा हाथ उठाकर उसे दिखाया। माही के दूसरे हाथ में एक खूबसूरत सा डायमंड का ब्रेसलेट था जो कुछ महीनों पहले ही रणवीर ने उसे गिफ्ट किया था और अपने हाथों से उसे पहनाया था, और ये भी कहा था कि वो कभी भी इसे ब्रेसलेट को अपने हाथों से अलग ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए। माही कंफ्यूजन से अपने हाथ को पहने हुए ब्रेसलेट को देख रही थी। तो रणवीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ एक ब्रेसलेट है? नहीं माही, ये एक डिवाइड है जो देखने में खूबसूरत सा डायमंड का ब्रेसलेट लगता है, लेकिन इसमें एक ट्रैकर लगाया हुआ है जिसकी वजह से तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। इस फैक्ट्री से भी, इस ट्रैकर से ही मुझे पता चला था कि तुम कहाँ हो। फिर फास्ट एंड बॉक्स को बंद करके उसने साइड टेबल पर रखा और माही को खींचकर अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा, वैसे तो तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे किसी भी डिवाइड की जरूरत नहीं है माही, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जब से मुझे पता चला कि विक्रम चौहान का भाई अस्तव राणा ने इन इस तवराना के नाम से इंडिया में मौजूद है, तो वो तुम्हारे लिए यहाँ आया है, तब से ही मैं अलर्ट रहने लगा था। तुम्हें लेकर मैं किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकता था, इसीलिए तो तुम्हें वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देना लगा था। वैसे तो तुम्हारी किडनैपिंग होने से 1 घंटे बाद ही मेरे आदमी उस जंगल में पहुंच चुके थे और वो अस्तव राणा की पल पल की खबर मुझे तक पहुंचा रहे थे, और अस्तव को मैंने अपने ही ट्रैप में ऐसे उलझा दिया था कि वो चाहकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता था, क्योंकि बेचारे को अपनी बुनिया बर्बादी की न्यूज़ सुनने से ही फुर्सत नहीं मिली। फिर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तुम उस फार्म हाउस से भागने में कैसे कामयाब हुई माही? तो माही ने रणवीर से कहा, रणवीर इसमें मेरी क्रिस्टी ने मदद की थी। तो रणवीर ने हैरानी से पूछा, क्रिस्टी ने? भला वो तुम्हारी मदद क्यों करने लगी? तो माही ने कन्फ्यूजन से रणवीर से पूछा, क्रिस्टी को तुम जानते हो क्या? माही के सवाल से रणवीर थोड़ा हड़बड़ा गया। वो जानता था कि अगर उसने माही को बता दिया कि वो क्रिस्टी को कैसे जानता है तो माही उसे झगड़ा करने पर उतारू हो जाएगी, इसीलिए उसने इस मामले में चुप रहना ही सही समझा। उसे बात बदलते हुए कहा, नहीं मैं क्रिस्टी को वैसे तो नहीं जानता, पर मेरे आदमी ने मुझे बताया था कि उस फार्म हाउस पर अस्तव चौहान की गर्लफ्रेंड भी रहती है। तो माही ने कहा, ओ तभी तुम्हें पता है कि क्रिस्टी कौन है? वैसे मैंने क्रिस्टी से वादा किया है कि कभी भी मुझे मौका मिले तो मैं उसका ये एहसान जरूर उतारूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर ने हैरानी से माही से पूछा, तुमने उस क्रिस्टी से वादा भी कर दिया कि तुम उसका एहसान चुकाओगी? कहीं उसने तुमसे कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे पाओ तो? माही ने कहा, वो भला मुझसे ऐसा क्या मांगेगी जो मैं ना दे पाऊं? रणवीर ने मन ही मन कहा, हाँ वो तुमसे तुम्हारा पति मांग ले तब तुम क्या करोगी माही? तुम्हें नहीं पता उस क्रिस्टी को जब पता चलेगा ना कि तुम्हारा हस्बैंड रणवीर जिंदा है तो फिर वो जंगली बिल्ली की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगी। पहले ही वो काफ़ी भड़की हुई है क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया है ना, तो डेफिनेटली वो मुझसे बदला तो जरूर लेना चाहेगी। फिर रणवीर ने बात बदलने के इरादे से माही से कहा, वह सब बातें छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि घर चलना है कि नहीं? तो माही ने आंखें बड़ी करते हुए रणवीर से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ घर चल रहे हो? कहते हुए माही के चेहरे पर खुशी नजर आने लगी तो रणवीर माही के गालों को पिंच करते हुए कहा, नहीं जान, मैं अभी तुम्हारे साथ घर नहीं जा रहा हूँ। मैंने बताया ना कि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, बस कुछ दिन और फिर तुम्हारा रणवीर हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहेगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, रणवीर तुम्हारा ये कुछ दिन काफी दिन से सुन रही हूँ मैं, अब चुपचाप तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती। माही भी अब जिद पर उतर आई, जैसे ही वो उसे अपने साथ ले जाकर ही रहेगी। तो दोस्तों ये तो आगे पता चल ही जाएगा कि कब रणवीर की अपने घर में एंट्री होगी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपकी कुछ डिमांड है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें रणवीर की एंट्री कैसे करानी चाहिए। अगर आपके सजेशन मुझे सही लगे तो मैं आपको उसे अपनी कहानी में ज़रूर ऐड करूँगी। माही की जिद देखकर रणवीर ने गहरी सांस ली। फिर माही के सॉफ्ट गालों को अपनी अंगुलियों से सहलाते हुए कहा, माही प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे मकसद के आड़े कभी नहीं आओगी, फिर ये जिद क्यों कर रही हो? रणवीर की बात सुनकर माही ने नाराजगी से अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली तो रणवीर ने भी अपना सिर नामे हिला दिया और माही को बेड पर लेटा दिया। फिर उसके बगल में ही लेटते हुए कहा, अभी तुम थोड़ा सा आराम कर लो, बाकी की बातें बाद में करेंगे। पर माही सोना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी आंख बंद करेगी और रणवीर उसे फिर से छोड़कर चला जाएगा। इसलिए उसने कसकर रणवीर को पकड़ लिया और कहा, नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मुझे पता है तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे ना। रणवीर माही के डर को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसने माही के फोरहेड पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमते हुए माही से कहा, तुम मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारा दिल कितना डरा हुआ है, पर चिंता मत करो जान, जब तक तुम जाग नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर हूँ। अब तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। रणवीर के ऐसे कहने पर माही को थोड़ा सी तसल्ली हुई। कम से कम रणवीर उसे पहले की तरह नींद में छोड़कर तो नहीं जाएगा ना। माही ने रणवीर के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने कस कर
उसकी कमर को पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि रणवीर उसे वापस छोड़कर वहीं चला जाएगा। रणवीर अभी भी प्यार से माही के सर को सहला रहा था। तभी माही ने एक बार फिर अपनी आंख खोली और रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर तुम्हें पता है कुछ दिनों के बाद हमारे दोनों बच्चों का बर्थडे है, क्या तुम इस बार भी उसके साथ नहीं होगे? पिछले 4 सालों से वो अपना बर्थडे बिना अपने डैडी के मना रहे हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? माही की बात सुनकर रणवीर सोच में पड़ गया। इन सब में तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके बच्चे का बर्थडे भी आने वाला है। हालांकि उसे भी पता था कि बच्चों का बर्थडे कब है। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, इस बार मेरे बच्चे मेरे बिना अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इस बार उनकी मामा और डैडा दोनों ही उसके साथ होंगे। अब तो खुश, चलो अब सो जाओ। रणवीर की बात सुनकर माही खुशी से चहकते हुए उठ गई और बैठ गई और कहा, सच में रणवीर, मतलब तुम उसके बर्थडे वाले दिन हमेशा के लिए घर आ जाओगे? तो रणवीर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और माही को खींचकर अपने करीब करते हुए कहा, तो तुम्हारा सोने का मूड नहीं है? मैं सोचता हूँ कि अपना किसी और ही चीज़ का मूड बना लूँ। वैसे भी काफ़ी महीनों से मैं तुमसे दूर था, तो क्यों ना वो दूरी आज मिटा लूँ? इस बारे में तुम क्या सोचती हो माही? रणवीर की बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन अभी वो वाकई में बहुत थकी हुई थी और इसीलिए फिलहाल के लिए तो वो रणवीर को बिल्कुल नहीं झेल सकती थी। इसीलिए वो जल्दी से पिलो पर सर रखकर वापस लेट गई और अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, तुम ऐसे वैसे कुछ भी मत सोचो, मुझे बहुत ही नींद आ रही है और मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसने एक बार फिर रणवीर के सीने से अपना सिर छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। माही की यह हरकत देखकर रणवीर को माही पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने झुककर माही की सर को चूम लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में माही की गर्म सांसें रणवीर के सीने पर महसूस हो रही थी। रणवीर ने जब देखा कि माही अब गहरी नींद में सो चुकी है, तो उसने आहिस्ता से माही को खुद से दूर किया। माही को इतना सुकून में सोते देखकर रणवीर ने मन में राहत मिल रही थी। उसकी माही अब बिल्कुल सेफ उसके पास थी। उसने माही के होठों पर एक लाइट किस की और फिर बेड के नीचे उतर गया। सोफे पर बैठते हुए उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और उस पर ही कुछ वर्क करने लगा। बीच बीच में उसकी नज़र माही की तरफ जा रही थी। माही को अपने सामने देखकर रणवीर को काफ़ी सुकून मिल रहा था। शाम का वक्त था। एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंच कपूर मेंशन से थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हुई थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर रणवीर बैठा हुआ था और माही को देख रहा था। माही जो मुंह फुलाए हुए विंडो के बाहर ही देख रही थी, तो रणवीर ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब गुस्सा छोड़ो, छोड़ भी दो जान। कहा ना, कुछ दिनों की बात और है, मैं वापस लौट आऊंगा। अगर तुम ऐसे ही नाराज रही तो मैं अपने मिशन पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। रणवीर की बात सुनकर माही ने एक लंबी सांस ली और फिर रणवीर की तरफ देखा। माही ने रणवीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, रणवीर, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम खुद को बिल्कुल सेफ रखोगे और तुम सही सलामत मेरे पास लौट कर आओगे। तो रणवीर ने भी माही के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, क्यों? मैंने आज तक तुमसे कभी झूठा प्रॉमिस किया है? और मैं लौटकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये दूरी सिर्फ तुम्हें बेचैन करती है? मैं भी तो इतने महीनों से अपने परिवार से, अपने बच्चों से और तुमसे दूर हूँ, बल्कि तुमसे भी कहीं ज़्यादा। मुझे जल्दी है घर लौटने की। फिर रणवीर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं माही जिसे मैं पूरी तरह से तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ इस वजह से ही कि कहीं तुम टेंशन ना लो ले लगो। लेकिन बस मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और बच्चों के लिए, सेफ्टी के लिए ही कर रहा हूँ। अब माही भी रणवीर की बात समझते हुए हल्की सी मुस्कुराई और अपनी पलकें झपकाते हुए रणवीर से कहा, रणवीर ठीक है, मैं तुमसे अब नाराज नहीं हूँ। तुम अपने मिशन पर पूरी तरह से फोकस करो। इतने दिन इंतजार में निकाल लिए तो कुछ दिन और सही, पर याद रखना उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। कहकर माही जैसे ही डोर ओपन करने लगी तभी उसके हाथ रुक गए और उसने एक बार फिर पलट कर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर अभी भी माही को देख रहा था, तो माही ने रणवीर के गले से लगते हुए कहा, रणवीर, हो सके तो बच्चों के बर्थडे वाले दिन जरूर आना। तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें बहुत मिस करते हैं, प्लीज। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और माही के होठों पर किस करने लगा और कुछ देर बाद उसे दूर होकर कहा, मैंने कहा ना, हमारे बच्चे अपना 5th बर्थडे मेरे बिना नहीं मनाएंगे। अब तुम जाओ, क्योंकि तुम कल से घर पर मौजूद नहीं थी, तो बच्चों को भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। वैसे रुद्र और वेदांत ने घर पर सबको संभाल लिया है और बच्चों से ही यही कहा है कि तुम बिजनेस के सिलसिले में बाहर गई हुई हो। अच्छा हुआ रणवीर कि तुमने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों को क्या समझाऊंगी। फिर माही गाड़ी से बाहर निकली और मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रणवीर की गाड़ी तब तक वहां खड़ी रही जब तक माही मेन गेट के अंदर नहीं चली गई। जैसे ही माही मेन गेट के अंदर गई, रणवीर ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। माही अभी हॉल में आई थी कि हॉल में मौजूद दादी और अनीता जी दोनों ने जब माही को देखा तो खुशी से चौंकते हुए खड़ी हो गई। माही भी भागते हुए अनीता जी और दादी के गले लग गई। दादी ने रोते हुए माही से कहा, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? पता है हम कितना घबरा गए थे तेरे लिए कल से। तुझे पता है बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं तेरे लिए? हम सब भी बहुत परेशान थे। तो माही ने दादी की को वापस सोफे पर बैठाते हुए कहा, हाँ दादी, पहले आप बैठो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। तभी वहाँ सारिका और प्रिया भी आ गई। दोनों ने जब माही को ठीक ठाक अपने सामने देखा तो सारिका ने माही को गले लगाते हुए कहा, कहाँ चली गई थी माही? हमारी जान निकल गई थी। तुझे पता है ना हम सब कितने परेशान हैं? और कौन थे वो लोग जिन्हें तुम्हारी किडनैपिंग की थी? माही कुछ कहती तभी वेदांत अंदर आते हुए बोला, सारिका, मैंने बताया था कि वो हमारे बिजनेस राइवल थे। अब वो सब बातें छोड़ो, इतने सवाल पूछकर इसे परेशान मत करो। पहले ही ये पूरा दिन बहुत परेशान रही है। तो सारिका ने भी हाँ में सिर हिलाया और माही को सोफे पर बैठते हुए कहा, माही तुम ठीक हो ना? तो माही ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर माही ने सारिका से पूछा, दी बच्चों को कुछ पता था तो नहीं ना? तो प्रिया ने जवाब देते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। बच्चों से हमने यही कहा है कि तुम बिजनेस के सिलसिले से बाहर गई हुई हो, इसीलिए उन्हें तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ पर वह तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। तो दोस्तों, इसी बात पर
इस कहानी को एक लाइक तो मिलना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, आप बहुत कम कहानी को लाइक करते हैं। कहानी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। हो सके तो अपने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। माही कुछ देर तक वहीं बैठी रही, फिर हॉल में उठकर अपने बच्चों के रूम की तरफ चली गई। वो अभी रूम के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसकी नज़र अपने दोनों बच्चों पर गई। वैसे तो दोनों ही अपने अपने खिलौने से खेल रहे थे, लेकिन दोनों के ही चेहरे पर एक उदासी भी नजर आ रही थी, जैसे वो बेमन से अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हों। अपने बच्चों को देखकर माही को वो पल याद आ गया जब जंगल में माही को कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि वो कभी भी अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाएगी। शायद उससे पहले ही वो माही ने आगे बढ़कर अपने दोनों बच्चों को अपने आगोश में ले लिया। अपनी माँ के सामने देखकर दोनों बच्चे खुशी से चहकते हुए उसकी गोद में चढ़ गए। मम्मा आप आ गए, आप कहाँ चले गए थे मम्मा? हम आपको कितना मिस कर रहे थे। डैडा भी हमें छोड़कर चले गए, आप भी हमें बिना बताए छोड़कर चली गई। कहते हुए दोनों ही बच्चों ने अपनी छोटी छोटी माही माही के गले में डाल दी और उसे कसकर पकड़ लिया। माही ने भी दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अपने बच्चों को गले लगाकर माही ने मन ही मन कहा, सॉरी मेरे बच्चों, तुम्हें अपने मम्मा और डैडा की वजह से काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम भी इन सब से सरवाइव कर रहे हो। सॉरी बच्चों, बहुत कुछ, बस कुछ दिन, उसके बाद तुम्हारे मम्मा और डैडा दोनों ही तुम्हारे साथ होंगे। बहुत ही जल्द वो दिन भी आने वाला है जिसका तुम दोनों बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बहुत ही जल्द तुम्हारे डैडा तुम्हारे पास लौट आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहेंगे, पहले की तरह। वही अपने मेंशन में रणवीर अपने लैपटॉप पर अपनी फैमिली की लाइव देख रहा था, जिसे देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने भी धीरे से कहा, हाँ मेरे बच्चों, बहुत जल्द तुम्हारे डैडा तुम्हारे पास होंगे। फिर उसके बाद मैं कभी तुम लोगों से दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रणवीर कुछ देर तक अपनी फैमिली को देखता रहा। उसके बाद उसने लैपटॉप बंद किया और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया। रेलिंग में दोनों हाथ टिकाकर आसमान की तरफ देखते हुए वो किसी गहरी सोच में था। उसकी आंखें इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी इन आंखों में कई तरह की राज समेटे हुए हो। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल करके अपने कान पर लगा लिया। सामने वाले ने फ़ोन रिसीव करते ही रणवीर से कहा, मेरा जेट तैयार है, मेरा जेट तैयार रखो, हमें आज ही निकलना होगा। कहकर रणवीर ने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लिया और वापस आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वक्त आ गया है किसी को अपनी औकात दिखाने का। मेरी चुप्पी को वो मेरी कमजोरी समझ बैठा। वक्त आ गया है उसे ये समझाने का कि जंगल में सिर्फ एक ही शेर का राज होता है। इस बार एक ही बार होगा और सब कुछ खत्म। कहते हुए रणवीर की आंखों के भाव जहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गए थे, वहीं उसके होठों पर अब एक शैतानी वाली स्माइल थी, जिसे देखकर ही लग रहा था उसके इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। खेल तो बहुत खेल लिया डी-मैन, अब अंजाम के लिए तैयार रहना। रात का वक्त कपूर मेंशन के गार्डन में वेदांत हाथ बांधे माही को डांट खा रहा था। वहीं माही गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी, वेदांत तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम और जीजू सब जानते थे कि रणवीर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उसे, लेकिन पहले दिन से ही तुम मुझे झूठ ही बोलते आए हो। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, क्या तुम्हें मेरी तड़प, वो दुख, वो तकलीफ नजर नहीं आई थी? कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा मुझे रणवीर के बिना। तुमने भी आखिरकार अपने भाई से अपना रिश्ता निभाया ना, मेरी दोस्ती तो भूल ही गए ना। तो वेदांत ने माही को समझाते हुए कहा, माही प्लीज़ शांत हो जाओ, मैं समझ रहा हूँ। वेदांत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही माही बोली, समझ रहे होते तो इतने दिन तक चुपचाप न रहते, सच जानते हुए भी तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। कहकर माही ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और हाथ बांधकर मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और फिर माही के सामने आकर कहा, अब यार ऐसे तुम मुंह फुलाकर मत खड़ी रहो। माही ने वेदांत को घुमाकर देखा और कहा, मैं सिर्फ तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम्हारी अच्छी खासी सजा भी दिलवाऊंगी, वो भी प्रिया के हाथों। एक बार तुम लोगों का ये मिशन पूरा हो जाए, फिर मैं प्रिया को सारी सच्चाई बता दूंगी और उसे यह भी कहूंगी कि छोड़ना मत अपने पति को, अच्छे से सबक सिखाना। तो वेदांत ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम प्रिया को सब सच बताओगी? यार तुम खुद मुझे सजा दे दो पर प्रिया को मत बताना, इस वक्त वो जंगली बिल्ली की तरह हमेशा मुझ पर भड़कती रहती है। तो माही ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों, तुम इसी लायक हो। और जहाँ तक बात बता नहीं रणवीर की, तो रणवीर को भी सजा मैं जरूर दूंगी, क्योंकि जितना मैंने आंसू बहाए हैं ना, जितना मेरे बच्चों ने उसे याद किया है, गिन गिन कर बदला लूंगी उसे। और हाँ, रुद्र जीजू को भी नहीं छोड़ूंगी, सारिका दी को भी मैं सब बता दूंगी। माही का ये बचकना धमकियाँ सुनकर वेदांत को जहाँ उस पर हंसी आ रही थी, फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस वक्त वो माही के सामने हंस दिया तो माही इस बात का भी पतंगड़ बना देगी और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। तो वेदांत से हंसी कंट्रोल हो नहीं रही थी, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अपने दोनों कान पकड़ के कहा, सॉरी मैं अब नहीं करूँगा ना ऐसा, मेरी मजबूरी थी समझो। तुम प्लीज़ प्रिया को कुछ मत बताना, तुम खुद चाहो जो मर्जी हो सजा दे दो मुझे। तो माही ने एक नज़र वेदांत को घूर कर देखा और कहा, ठीक है, अब दोनों भाइयों को मैं ही सजा दूंगी, पर एक बात अपने भाई को भी समझा देना कि चाहो वो इस दुनिया में का कितना भी बड़ा डॉन हो, पर उस पर राज तो उसकी बीवी का ही चलेगा। कहकर माही वहां से चली गई। वहीं वेदांत ने अपनी सिर नामे हिलाते हुए कहा, रणवीर खुद तो फंसा, मुझे भी साथ में फंसा दिया। वैसे माही का गुस्सा करना भी अपनी जगह जायज है, बेचारी ने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए, इन सब में बस इसी बात का डर मुझे हमेशा लगा
लगता था रणवीर, क्योंकि मैं जानता था कि तू जिस मुकाम पर है उसकी कीमत माही को भी चुकानी पड़ेगी, और आज वही सब हो रहा है। तेरी बीवी और बच्चे को तेरे उस रुतबे की कीमत चुकानी पड़ रही है। तभी वेदांत का फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो रुद्र का नंबर फ्लैश हो रहा था। वेदांत ने फोन स्क्रीन रिसीव करके अपने कान पर लगाया तो सामने से रुद्र ने कहा, आरके विला पहुंचो, जरूरी बात करनी है। तो वेदांत ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ कहकर वेदांत ने अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी पॉकेट में रख लिया और एक नज़र उस तरफ देखा जहाँ माही अंदर चली गई थी। फिर वेदांत पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कैलिफोर्निया के घने जंगलों के बीचों बीच बने एक बड़े से मेंशन में, ये मेंशन एक पहाड़ियों पर बना हुआ था। अकेला एक मेंशन था जिसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल ही था, और इस घने जंगल में एक से एक खतरनाक जानवर रहते थे। इसी मेंशन की हॉल में एक आदमी मुंह पर मास्क लगाए गुस्से में सामने की खड़े आदमी को घूर रहा था। वो गुस्से में अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अस्ता पकड़ा गया। कहा था उसे, उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबेगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रणवीर तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो फिर कौन इतना पावरफुल इंसान पैदा हो गया जो अब सीधा सीधा टी-मैन को मुकाबला कर रहा है। एक तरफ पहले ही मेरा दिमाग खराब है कि रणवीर इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी कोई तो है जो मुझे अंडरवर्ल्ड किंग बनने से रोक रहा है। पर कौन हो सकता है जो पीछे से वार करके मेरे कंधों को तबाह किए जा रहा है कौन वो? और तुम लोग हो कि इस बात का पता ही नहीं लगा पा रहे हो? तो उसमें से एक आदमी डरते हुए बोला, बॉस हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है। हमने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जिन जिन आदमियों को हमने इस काम के लिए भेजा, दूसरे दिन उसकी लाशें हमारे अड्डे पर भिजवा दी गई। वो आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे लगता है कि उसकी पंगा लेना हमें सबके लिए सही नहीं होगा। उस आदमी का इतना बोलना था कि सामने बैठे इंसान ने अपनी गन उसकी तरफ फेंकी और सीधा उसके कंधे पर गोली दाग दी, जिसके साथ वो आदमी बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। उस आदमी की हालत देखकर बाकी के 4 आदमी डर कर कांपने लगे। वहीं सामने बैठे हुए इंसान अजीब सी खतरनाक आवाज में बोला, मेरे सामने ही खड़े होकर मेरे ही दुश्मन की तरफदारी की जा रहा है, और अगर तुम्हें उसी के गीत गाने थे तो फिर मैंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर क्यों रखा है? मुझे ऐसा नकारा लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने उन चारों आदमियों की तरफ देखा, और तुम लोग 24 घंटे में हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, वरना तुम्हारा हाल इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। वो चारों आदमी सर झुकाकर एक साथ बोले, यस बॉस, हम पूरी कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंदर काम खत्म करने की, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की। तो सामने बैठे हुए इंसान ने कहा, गुड, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। चेयर पर बैठा हुआ आदमी कोई और नहीं, डी-मैन था, जो इस वक्त गुस्से में बौखलाया हुआ था, क्योंकि अस्तव की ही तरह रणवीर ने इसकी भी अच्छी खासी लंका जलाकर रख दी थी। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारी कहानी को एंजॉय करते रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।